हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हर एक स्टेप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है ना, जब हम खाना खाते हैं तो ये सिस्टम हमारे खाने को छोटे पीसेस में ब्रेक करके हमारे उस खाने से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वेस्ट को हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। तो ऐसा है कुछ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन हमारी बॉडी में। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। कहाँ से? माउथ से। जब हम खाना खाते हैं, सो we take in food from our mouth, ठीक है। खाना माउथ में आता है, we start chewing it, वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है and it ends till anus, right? So this is the end part of the alimentary canal, जहाँ से वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इट टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री canal, right? So this complete track starting from mouth till anus, it is alimentary canal, या फिर इसे हम digestive track भी बुलाते हैं, या फिर इसे हम digestive कैनाल भी बुलाते हैं, राइट? तो ये अलग अलग नाम है। अब ज़रूरत क्या है? देखो, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी खाना हम खा रहे हैं नेचुरली वो खाना ब्रेक हो जा रहा है छोटे छोटे पीसेस में, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, और उन चीज़ों से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, हमारी बॉडी ग्रो हो रही है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर के लिए एक रॉ मटेरियल मिल रहा है, हमारी बॉडी को कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ज़रूरत क्या हुई? ज़रूरत ये है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स सो दैट दे कुड पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वॉल ऑफ गट। ठीक है, तो इनका काम क्या है? अब देखो, जब हम खाना खाते हैं वी टेक बिग बाइट्स, राइट? वी स्टार्ट च्यूइंग इट। इट इज सेड दैट यू शुड च्यू द फूड वेरी लाइक a lot many times, एटलीस्ट 32 बार खाना चबाओ एंड देन यू swallow इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाइजेशन यहाँ शुरू हो चुका है। इस खाने को छोटे पीसेस में ब्रेक करना ज़रूरी है। एक बार खाना ब्रेक हो गया, अब ये फर्दर एंजाइम्स इनको ब्रेक करेंगे और इनमें से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को निकाल कर हमारी गट जो है, हमारा ये जो ट्रैक है, एलिमेंट्री ट्रैक है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि हम अपनी बॉडी को सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दे पाएँ। ठीक है, जो खाना खा रहे हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को मिल पाए। तो हम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, द क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशन में। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड last but not the least is the water। ठीक है, ओके। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसमें एक जो कंपोनेंट है जो हम थ्रू आउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वो हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट कराने में बहुत हेल्प करते हैं। ये थ्रू आउट द कैनाल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे खाने को जगह जगह पर डाइजेस्ट कराने में। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब एंजाइम कहीं पर भी एक्ट नहीं करता है। एंजाइम्स कुछ सूटेबल कंडीशंस में ही एक्ट करता है। पहली चीज, प्रोटीन्स दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। मतलब एक तरह से एंजाइम्स ना प्रोटीन्स हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स अगर उनको बॉडी में ज़्यादा हीट मिले
तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी में जो हम होम्योथर्मल्स हैं, राइट, हम होम्योथर्मल्स हैं ना, मतलब हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो एकदम कांस्टेंट रहता है। और ये जो खासियत है ना हमारी बॉडी की, ये हेल्प करती है हमारी बॉडी में एंजाइम्स को फंक्शन करने में। तो जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को खाने को डाइजेस्ट करने में। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स हमारे खाने पे एक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज सब्सटेंस स्पेसिफिक। अब जिस प्रोटीन ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है वो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा, जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है वो प्रोटीन पर एक्ट करेगा, जिसने फैट को डाइजेस्ट करना है वो फैट पर एक्ट करेगा। ठीक है, as we progress we will talk about the examples, the names of the enzymes. ठीक है, so they are substrate specific. इसका मतलब ये है कि अगर A एंजाइम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करेगा, ये जाके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन द थर्ड वन इज फॉर्म सेम एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट आता है उससे सेम एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज। तो जितने भी तरह के हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो फाइनली हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होंगे तो हमें मिलेंगे अमाइनो एसिड्स, फैट से हमें मिलेंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। सो डोंट वरी, अगर नोट्स बना रहे हो तो यू कैन राइट इट डाउन, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे हो और आप चाहते हो कि मैम ये सब कुछ लिखे तो मैं ज़रूर लिखूंगी, लेकिन जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड स्पीड अप द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम होता है ना, तो मान लो हमें ए को बी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमें किसी एंजाइम की ज़रूरत है। तो जब ये ए बी में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एंजाइम जो है ना वो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, फटाफट ए को बी में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, ये ऐसा सिचुएशन एक तरह से बना देगा, बट खुद कभी भी यूज नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा एक मान लो एंजाइम था, ठीक है, अब रिएक्शन के बाद ये एंजाइम सिर्फ इतना सा रह गया, ऐसा कभी नहीं होगा। The role of this enzyme is just to speed up the reaction. The fifth one is it can be used again and again. Same enzymes can be used again and again. The only requirement is a suitable substrate, the suitable condition, and the thing is that it is not going to be used up in a reaction. It is just going to increase the rate of reaction or increase the speed of reaction. ठीक है, तो खुद अगर मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब ये एक ऐसा पेन है ना जिसमें रिफिल नहीं डलती है। ठीक है, तो अब मैं जितनी बार भी क्लास लेती हूँ ना मैं इसी पेन को यूज़ करती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2020 में आई स्टार्टेड विद दिस एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई एम यूजिंग इट एवरी डे। ठीक है, तो ये एक एंजाइम है। ठीक है, एक ऐसा एंजाइम जिसको मैं हर बार क्लास में यूज़ करती हूँ, ये मेरी क्लास की परफॉर्मेंस को बढ़ाता जाता है, स्पीड अप करता जाता है, मेरी एक्सप्लेनेशन में मेरी हेल्प करता है, लेकिन ये कभी भी यूज़ अप नहीं होता है, मतलब ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो मैं इसको बार बार यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इज इट एक्ट्स बेस्ट एट अ पर्टिकुलर पीएच। तो एक पर्टिकुलर पीएच पर हर एक जो एंजाइम होता है ना उसका जो पीएच रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पीएच होता है। जैसे ना जब हम स्टमक में पहुंचेंगे ना तो हम कुछ एंजाइम्स पढ़ेंगे, उन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए ना हमें कुछ एसिडिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो एक कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी सिक्रीशंस आएंगी जो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर देंगी, एसिडिक कर देंगी, और उसके बाद ये जो रिएक्शन है ना ये फटाफट होने लगेगा, एंजाइम अपना काम करेगा। लेकिन जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पर ना जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक कंडीशंस में वर्क नहीं करते हैं। लेकिन खाना स्टमक में तो एसिडिक था, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली तो खुद को पीएच को चेंज करेगा नहीं। तो अब हमें उस एनवायरनमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर प्रेजेंट एंजाइम्स अपना काम सही तरीके से कर सकें।
ठीक है, तो सबको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है और हर एंजाइम का पीएच अलग अलग होता है। द नेक्स्ट वन इज एक्ट्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जैसे एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत है वैसे ही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी ज़रूरत है। बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इट इज सेड दैट कि इफ द टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे गेट डिस्ट्रॉयड एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, सो आई होप दीज चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स आर क्लियर टू यू। सो जो भी हम एग्जाम्पल्स किए हैं इन एग्जाम्पल्स को हम इन डिटेल further discuss करेंगे। Now coming on to our digestive system where we are going to start with the digestion process now। तो digestive system ना दो चीज़ों से बना है। किससे बना है? पहला है ये जो माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है, सो दिस पार्ट इज एनस, ठीक है, तो माउथ से लेके एनस तक जो एक पूरा ट्यूब सिस्टम है, ठीक है, ये ट्यूब जो है ये कई कई जगह बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, कई जगह स्ट्रेट है, तो ये एक ऐसी ट्यूब है विच इज़ अराउंड 9 मीटर्स लॉन्ग और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है, तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ से एनस तक माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड करती है। जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये पूरी ट्यूब है ना, उतने ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में तीन ऐसे ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है। कौन से हैं वो? दे आर द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये पेयर में होते हैं। सो बेसिकली 3 पेयर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है लिवर एंड द थर्ड वन इज पैनक्रियाज। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एंजाइम्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन प्रोसेस। तो आप ये देख रहे हो ये, सो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दे आर 6 टोटल 6 बट बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन है दिस इज liver, that is also very important, that plays very important role in digestion, और this organ is pancreas। ठीक है, तो बेसिक सबको समझ आया है, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं माउथ से, द ओरल कैविटी। नाउ कमिंग टू माउथ और द ओरल कैविटी, तो ये जो हमारा पोर्शन है जहां पर जैसे ही हम खाना खाते हैं, सो वी पुट द फूड इनसाइड आवर माउथ। ठीक है, माउथ में खाना डाला, सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट यू सी ओवर हियर? द फर्स्ट वन, द आउटर मोस्ट वंस आर द लिप्स। ठीक है, सो दीज टू, द ओपनिंग ऑफ द माउथ, सो दिस ओपनिंग इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द लिप्स। ठीक है, तो लिप्स जो होते हैं, एक तो ये माउथ को ओपन और क्लोज करने के काम आते हैं। दूसरा, यहाँ पर जैसे अगर हमें कोई चीज़ सक करनी है या लिक्विड को सिप करना है तो भी वी डू इट थ्रू आवर लिप्स, राइट। थर्डली, अगर हमें बोलना है तो व्हेन आई एम स्पीकिंग, व्हेन यू ऑल्सो स्पीक, यू यूज योर लिप्स, right? It is very difficult to speak without moving your lips. So again this portion or these lips, they are very important in speaking. ठीक है, उसके बाद अगर खाना आप खाने लगो और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है, बहुत ज़्यादा चम्मच गर्म है, so as soon as you touch it with your lips, it gives you a hot sensation. ठीक है, वैसे ही कोल्ड के लिए भी होता है। and moreover, if somebody, like if you touch your finger over here, do you get the sensation of touch, right? So basically this is the area where there is a sensation of hot or cold, or there is a sensation of touch. So lips also play a very important role in many of the things. ठीक है, अब उसके बाद ये जो लिप्स होते हैं, ठीक है, सो दिस पोर्शन इज लिप्स, करेक्ट। सो अब एक बार हमने माउथ को ओपन किया, ठीक है, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऐसे माउथ को ओपन किया, खाना अंदर डाला। अब अंदर डालने के बाद कम्स द टीथ। ठीक है, तो टीथ के भी अंदर एक ना मस्कुलर ऑर्गन है जो हमें बोलने में हेल्प कर रहा है। जैसे इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग, सो देयर इज this portion, the muscular part, which is called as tongue. So tongue is also very important, plays a very important role when we talk about the digestion. होता क्या है कि जब हम खाना डालते हैं माउथ में, तो अब खाने को च्यू तो दांत करते हैं, लेकिन उस खाने को इधर से उधर पलटते हैं ना जब हम, कि अच्छा इस साइड नहीं, अब इसको च्यू करना है, लेट अस जस्ट
move the food inside our mouth, so that time you are using your tongue. Okay, next time when you eat food, just think of it how you are doing, just feel it how you are doing it. ठीक है, so it manipulates food while chewing and mixing it with saliva. तो जैसे जैसे आप च्यू करते जाते हो, जैसे जैसे आप खाने को मूव करते जाते हो, वैसे वैसे आपका खाना मिक्स होता जाता है विद सलाइवा. ठीक है, सो सलाइवा इज बेसिकली अ सिक्रीशन विच कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, राइट. तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, कहाँ से आया है? ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स से. कहाँ से आया है? सलाइवरी ग्लैंड्स से. ठीक है, दूसरा काम जो टंग का है दैट इज खाने को स्वॉलो करना. अब एक बार आपने प्रॉपर्ली च्यू कर लिया, अब आपको इस खाने को स्वॉलो करना है, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में लेके जाना है. सो दैट इज ऑल्सो डन बाय टंग. देन खाने को टेस्ट करना. सो आवर टंग हैज मेनी टेस्ट बड्स. ठीक है, तो ये जो टेस्ट बड्स हैं ये हेल्प करते हैं हमें खाने को टेस्ट करने में, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है. सो एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ टंग. द नेक्स्ट इज, अब कई बार क्या होता है कि आप कुछ खाना खा रहे हो और वो आपके दांतों के बीच में फंस जाता है. सो यू ट्राई टू यूज योर टंग टू you just rotate your tongue, right? You just try to put your tongue inside that gap so that that food item is just removed out of that space, right? So it helps us to clean the food particles from the teeth. Then also it helps us in speaking. ठीक है, तो I hope this is clear. The next one is the dentition. This is very very important. Your teeth very important. So दांतों का काम है खाने को छोटे 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 पीसेस में तोड़ना और उसको ब्रेक कर देना. एक बड़े से पीस से उसको छोटे 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 पीसेस में ब्रेक कर देना. अब जब भी हम इस खाने को ब्रेक करते हैं तो इस खाने का सरफेस एरिया जहाँ पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एक बड़े से स्पेस में को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसके ऊपर काम करना इजी हो जाएगा. तो जो एंजाइम है जब वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे एक्ट करेगा तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बेटर होगा. इसीलिए जब भी आप खाना खाते हो यू शुड chew your food properly so that saliva अच्छे से मिक्स हो जाए और ये इतने छोटे पार्टिकल्स हों कि जब आगे आपकी एलिमेंट्री कैनाल में खाना मूव करे तो जो जो भी एंजाइम्स रास्ते में आ रहे हैं वो अच्छे से हमारे खाने को डाइजेस्ट करें. देन अगेन टीथ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग ऑल्सो. तो अगर आपने किसी बुजुर्ग को बात करते हुए सुना हो जिनके पास दांत नहीं होते, सो यू एक्चुअली फील दैट they are not, the words are not that clear. ठीक है, जितना एक इंसान जिसके पास दांत है जितना क्लियर वो बोल सकता है उतना क्लियर शायद वो इंसान नहीं बोल सकता जिसके पास दांत ना हो. ठीक है, सो दे ऑल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग एंड ऑल्सो दे एड टू आवर फेशियल ब्यूटी. ठीक है, तो बहुत दांत जो है वो हमारे जो फेस की ब्यूटी है उसको और बढ़ा देते हैं. देन वी हैव हाउ मेनी टीथ? वी हैव 32 टीथ. लेकिन ये 32 कब होते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ टीथ पे. तो सबसे पहले जो है सबसे आगे वाले जो फ्रंट में 4 हैं. ठीक है, जो सबसे आगे आपके 4 दांत हैं जो एक से दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, थोड़े छोटे ही हैं. सो दे आर द इंसीजर्स. ठीक है, तो वो कुछ ऐसे होते हैं, थोड़े छोटे छोटे होते हैं एंड दीज आर बेसिकली द फ्रंट 4 टीथ. ठीक है, सो नाउ द कटिंग एजेस आर, दीज कटिंग एजेस दे आर लिटिल ब्रॉड और ये थोड़े से शार्प भी होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं बाइट करने में और कट करने में, इन बाइटिंग एंड कटिंग. ठीक है, द नेक्स्ट वन आर द कैनाइन्स. तो यहाँ पर देखो ये 4 दांत एक जैसे हैं, उसके बाद दोनों साइड पर ऐसा दांत. ठीक है, ये सेम ऐसा दांत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. सो दीज आर द कैनाइन्स. तो कैनाइन्स का क्या काम है? ये हमारे फ्रंट जो 4 दांत है उसके दोनों साइड में एक एक दांत होता है, नीचे वाले जॉ में भी और ऊपर वाले जॉ में भी. सो दीज आर कॉल्ड एज द कैनाइन्स और ये थोड़े ऐसे कोनिकल और पॉइंटेड शेप के होते हैं और इनका काम होता है खाने को या किसी भी चीज़ को टीयर करना. सो टीयरिंग ऑफ
फूड। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसे तोड़नी होती है ना, टीयर करनी होती है, तो यू ऑलवेज यूज दीज शार्प पॉइंटेड टीथ विच आर द कैनाइन्स। ठीक है, सामने वाले या पीछे वाले दांत नहीं, ये साइड वाले दांतों को आप यूज करते हो। देन द नेक्स्ट कम्स इज द प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स, अब हमने यहाँ तक बात कर ली, अब इसके बाद ये वाले दांत देखो। ये कुछ ऐसे दांत हैं जो इस तरफ भी दो हैं, इस तरफ भी दो हैं, ऊपर भी दो हैं और यहाँ भी दो हैं। मतलब हर एक साइड पे, एक जॉ में 4 हैं और एक जॉ के हाफ पोर्शन में 2 हैं। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ पर कितने दांत होते हैं। तो अब ये अगर आप इस दांत को देखो तो आपको ऐसी पहाड़ी जैसी एक हिल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें हमें 2 कैप्स जैसी दिखेंगी। सो दिस इज बाइकस्पिड। ठीक है, सो दीज आर द बाइकस्पिड। इनका काम होता है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। ठीक है, खाने को ग्राइंड करना और क्रश करना इनका काम है प्रीमोलर्स का। ठीक है, तो इनको हम पी से डिनोट करते हैं। देन लास्ट कम्स आर द मोलर्स, जो हर एक साइड पे 3 होते हैं। सो देयर आर 3 टीथ एट द एंड ऑफ ईच जॉ। तो बेसिकली ऑन वन साइड ऑफ द ईच जॉ, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ऊपर भी 3 है और दूसरी साइड पर भी 3 है। ठीक है, तो बेसिकली इनका अगर आप इनको कंपेयर करो विद द प्रीमोलर, सो दे हैव बेसिकली द ब्रॉडर। ठीक है, ये ज़्यादा ब्रॉड है और दीज आर द बेसिकली द टीथ विच आर प्रिंसिपल ग्राइंडर्स एंड क्रशर्स ऑफ फूड। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने को प्रॉपरली ग्राइंड करना और क्रश करना हमारे मोलर्स का काम होता है। ठीक है, तो बात समझ आई है। अब इसमें ना हमने बोला कि 3 होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ 2 ही देख रहे हो। तो बेसिकली एक और दांत है जो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आता है, जो आता है यूजुअली 17 to 20 ईयर्स में। ठीक है, और इन जो लास्ट होते हैं यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा और ऊपर वाले दांत में यहाँ जॉ में यहाँ भी होगा। तो बेसिकली 4 आते हैं। सो देयर आर 4 विजडम teeth which appear at around 17 to 20 years of age, और ये इन्हें बुलाया जाता है अपने इंडिया में अक्कलदाढ़। ठीक है, सो दे से when you grow into an adult then you get these teeth। ठीक है, तो आपको ये जब आपको अक्ल आने लग जाती है तब आते हैं, तो इसलिए इसे अक्कलदाढ़ बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत केसेस में देखा गया है कि ये जो विजडम टूथ होता है ना, ये हमेशा ना थोड़ा सा लाइक सही नहीं आता है। इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आती है, जिसके वजह से ये हमारे बाकी दांतों को ख़राब कर सकता है। तो अगर कोई दांत ऐसा आया है, सो दिस विल एक्चुअली पुश दिस टीथ। ठीक है, इसको पुश करने से आगे के दांत भी पुश होंगे, तो इससे इन दांतों के खराब होने का खतरा है। और यू ऑल्सो फील पेन सम टाइम। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, दांत भी सारे ठीक है, हो क्यों रहा है वो पता नहीं है। तो व्हेन यू गेट एन एक्सरे डन तो आपको पता चलता है कि अच्छा विजडम टूथ आ चुका है, एंड नाउ दिस विजडम टूथ इज पुशिंग द अदर टीथ, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में विजडम टूथ जो है उससे निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने भी अपने विजडम टूथ निकलवाए हैं, बिकॉज द पोजिशन ऑफ माई विजडम टूथ वॉज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और वो मुझे हर 2-3 महीने में दर्द करता था। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन और द मेमेलियन टीथ। तो अगर हम ह्यूमन या मेमेलियन टीथ की बात करें तो हमारे जो दांत हैं, हमने क्या पढ़े, 4 तरह के। कौन कौन से पढ़े? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो मतलब एक तरह के दांत नहीं है, 4 अलग अलग तरह के दांतों से मिलकर हमारा जॉ बना है। सो वी आर हेट्रोडोंट्स। ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, एंड डोंट मीन्स टीथ। राइट, तो हमारी लाइफ में जब एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक उसे पहला सेट ऑफ टीथ आता है, जिसे हम बुलाते हैं मिल्क टीथ, या फिर हम इसे टेम्पररी, या फिर इसे हम डेसिडुअस टीथ भी बुलाते हैं। तो ये जो मिल्क टीथ आते हैं, दे आर 20 इन नंबर। ठीक है, तो बेसिकली 32 दांत नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 ही दांत आते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन आर द परमानेंट टीथ। तो ऐसे दांत, अब एक बार जब 6-7 साल का बच्चा हो जाता है, देन दीज मिल्क टीथ दे स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, तो इनकी जो मिल्क टीथ है ना, ये
ये एक तरह से डिके होना लग जाता है इनका रूट, और फाइनली क्या होता है कि ये दांत निकल आता है और इसकी जगह एक नया दांत आ जाता है. सो दिस whole process where the milk teeth are replaced by the permanent teeth, it happens from the age of 6 to 12 years of age. ठीक है, तो मतलब 6 से 12 साल के बीच में ये जो सारे मिल्क टीथ हैं ये परमानेंट टीथ में से रिप्लेस हो जाते हैं. क्लियर? सो आई होप दिस मच इज क्लियर. बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो होमोडॉन्ट्स हैं, मतलब जिनके पास जितने भी दांत हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे कि लिजर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, सो दे आर होमोडॉन्ट्स. नाउ कमिंग ऑन टू द ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला. तो ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला में हम सिर्फ 1/4 ऑफ टीथ लेते हैं. बेसिकली वी जस्ट टॉक अबाउट द हाफ जॉ. ठीक है, आधे जॉ की हम बात करेंगे. तो जैसे ये जो नीचे है, सो दिस इज द हाफ जॉ, एंड अगर हम ऊपर की बात करें सो दिस इज द हाफ जॉ. ठीक है, तो हम बस इस हाफ जॉ की बात करेंगे एंड फाइनली वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे. तो अगर हम अपर जॉ की बात करते हैं तो अपर जॉ में वी हैव 2 इंसीजर्स, वी हैव 1 canine, बट द प्री मोलर्स आर एब्सेंट एंड ओनली मोलर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, सो विच मीन्स सो 2, 3, 4, 5, सो टोटल 5 टीथ इन अ हाफ जॉ. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम नीचे देखें सो दे हैव 2 इंसीजर्स, 2 canines, incisor, 1 canine, and these premolars are absent and the molars are present, so again 5. so if you multiply it, so ऊपर भी 10 दांत है और नीचे भी 10 दांत होते हैं. कि छोटे से बच्चे, 2 साल के बच्चे, 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे का मुंह खोल के उसके दांत चेक कर लेना. ठीक है, एक जॉ चेक कर लेना, ऊपर भी सेम ही होगा, या 1/4 चेक कर लेना. देन नेक्स्ट कम्स इज द ह्यूमन अडोलेसेंट अप टू 17 to 20 years of age. तो ऐसा बच्चा जो 17 to 20 years of age का होता है, तो यूजुअली ये जो मिल्क टीथ है ना, ये बाय द 12 years of age they get replaced with the permanent teeth. अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो प्रीमोलर्स वर एब्सेंट इन द चाइल्ड, राइट, लेकिन यहाँ पर दीज आर द इंसीजर्स, कैनाइन्स, these are the premolars and molars. So you will find that there are 2 molars, 2 premolars and only 2 molars. ठीक है, बट हमने पहले क्या पढ़ा था कि ये जो लास्ट वाले दांत होते हैं ना, मोलर्स होते हैं, ये 3 होते हैं. ठीक है, तो हम अगेन एक सेट की ही बात करेंगे. तो अगर हम एक ही सेट की बात करें, सो दिस इज एक्चुअली द जॉ ऑफ अ 17 to 20 year old पर्सन. ठीक है, तो ये एक अडोलेसेंट का जॉ है जहां पर 2 इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 2 मोलर्स हैं. तो कितने दांत हुए यहाँ पर? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, 7 ये हुए, तो एग्जैक्टली 7 यहाँ पर हैं. तो 7, 7 कितने हो गए? 14 हो गए. यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी, तो 14 हो गए. सो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हुए? 28. इसका मतलब एक ह्यूमन अडोलेसेंट में 28 टीथ होते हैं. एक चाइल्ड में कितने होते हैं? 20 टीथ होते हैं. ठीक है, क्लियर. अब जब आफ्टर लाइक 20 years और समटाइम्स एट दिस एज, लास्ट में हर एक जॉ में लास्ट में एक एक दांत और आने लग जाता है, मोलर, विच इज कॉल्ड एज द विजडम टूथ. तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 3 molars now, and if you count these teeth, so there will be 32 in number. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पर 28 में 4 विजडम टूथ जुड़ जाते हैं और जिससे नंबर 32 हो जाता है. एम आई क्लियर टू यू? क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं दांतों के स्ट्रक्चर की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. तो जो हमारा एक दांत होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि जितना ये ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही है, बट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूट दैट इज एम्बेडेड इनटू आर व्हाट डू वी कॉल देम एज गम्स. ठीक है, तो ये जो वाइट पोर्शन होता है ना, इस वाइट पोर्शन के ऊपर एक थिक सब्सटेंस होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, विच इज कॉल्ड एज इनामल, एंड इनामल इज सेड टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन substance of our body. ठीक है, दूसरी चीज
ये जो हमारे दांत हैं इनमें यहाँ पर बीच में ना ये पोर्शन आप देख रहे हो थ्रू आउट दिस टीथ, सो दिस इज कॉल्ड एज डेंटाइन। और डेंटाइन जो है ना ये भी काफ़ी एक हार्ड सब्सटेंस है, बट इतना हार्ड नहीं है जितना इनामल है, लेकिन ये हमारी जो बोन्स होती है ना उससे भी ज़्यादा एक हार्ड सब्सटेंस है। और यहाँ से कुछ कैनाल्स हैं वो जाती हैं इनटू दिस इनर पार्ट ऑफ दिस टीथ विच इज़ कॉल्ड एज pulp. Now this portion pulp is basically consists of blood vessels. इसमें होती हैं बहुत सारी blood vessels और nerves जो इस दांत को हमारी बॉडी से कनेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली ये जो सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं ये फाइनली चली जाती हैं फ्रॉम इनटू दिस रूट और रूट से इनटू द गम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज द सीमेंट। जो रूट्स होती है ना, एक दांत है जितना ऊपर है उससे भी ज़्यादा नीचे है, और ये जो नीचे जो दांत है ना इसको यहाँ पर फिक्स करने का काम करता है एक सीमेंट। तो हमने देखा है ना जैसे ब्रिक्स को जोड़ने के लिए ईंट, मतलब ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज़ करते हैं, वैसे ही एक दांत को इस गम में फिक्स करने के लिए भी सीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली सीमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रूट्स को हमारे गम्स में, हमारे जॉ में फिक्स कर रहा है। ठीक है, बाकी दीज आर द जॉ बोन्स जो आप फील कर पाते हो, एंड दिस इज द रूट। ठीक है, सो दिस इज द रूट और इस डेंटाइन को आपस में जोड़ने का काम सीमेंट कर रहा है, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट structure of the tooth. So let me ask you a question now. So there is one diagram which is given over here, so you need to study the diagram and answer the questions. The first one is name the labeled parts. तो ये जो labeled parts हैं ये कौन कौन से हैं? So one, सबसे बाहर वाला part. So the first one is enamel. क्या है सबसे पहला? enamel. दूसरा ये वाला जो पार्ट है क्या बुलाते थे हम इसको? यहाँ पर बहुत सारी कैनाल्स हैं विच आर गोइंग इनटू द पल्प, सो दिस इज कॉल्ड एज डेंटाइन। ठीक है, थर्ड वन इज दिस पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ पर हमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स देखने को मिलती हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज पल्प। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, सो दिस पोर्शन जहाँ पर ये हमारा स्किन जैसा स्ट्रक्चर शुरू होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज गम। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पोर्शन, सो इस कंप्लीट पोर्शन को जो हमारे गम से ऊपर वाइट वाला पोर्शन दिखाई देता है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्राउन। ठीक है, एंड फाइनली ये वाला पोर्शन जो कि एक दांत को नीचे आके जोड़ रहा है हमारे इस पोर्शन से, ठीक है, हमारे गम्स में, हमारे रूट को जोड़ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज द सीमेंट। ठीक है, सो नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द टूथ विच इज गिवन ओवर हियर? तो देखो अगर ये ना पीछे वाले दांत होते ना तो इनका जो सरफेस एरिया है ना वो कुछ ऐसा ब्रॉड सा होता। ठीक है, बट ये ना काफ़ी ऐसे दांत लग रहे हैं जो पियर्सिंग में या फिर टीयरिंग में यूज़ हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो दांत हमें यहाँ पर दिखाया गया है, आइदर इट इज़ इंसीजर और इट इज़ कैनाइन। ठीक है, तो क्योंकि ये बाइटिंग और पियर्सिंग वाला दांत हमें दिखाया गया है, राइट? सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर अब हम आ जाते हैं, देखो हमने लिप्स भी पढ़ लिए, हमने टंग भी पढ़ ली और हमने पढ़ लिया टीथ भी। नाउ कमिंग ऑन टू द सलाइवरी ग्लैंड्स, तो हमने बात की थी कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये 3 पेयर में होते हैं, मतलब टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, सो आई एम नंबरिंग इट एज 1। तो ये हमारे कान के फ्रंट में हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा नीचे जैसे कान के यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक इधर है और एक इस तरफ पर है। ठीक है, सो दे आर 2। नाउ द नेक्स्ट इज सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो कि हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सो दिस इज सब मैंडिब्यूलर। जो हमारा जो जॉ है ना, जो नीचे वाला जॉ है, इसके एक तरफ से सरफेस पे, अंदर वाले साइड में सरफेस पे नीचे जैसे देखने को मिलते हैं। द थर्ड वन इज सब लिंगुअल, ये हमारे टंग के नीचे होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। सो सबलिंगुअल, दे आर बिलो द
टंग, ठीक है। नाउ सब मैंडिब्यूलर, सो दे आर ऑन द इनर साइड ऑफ लोअर जॉ, ठीक है। सो इनर साइड ऑफ लोअर जॉ एंड पैरेटेड ग्लैंड्स, दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो समझ आया। अब इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट क्या कर रहे हैं, सलाइवा। सलाइवा क्या है, एक लिक्विड जैसा है, एक ऐसा लिक्विड जिसका पीएच स्लाइटली एसिडिक है, दैट इज 6.8, ठीक है। और उसमें वाटर है, सॉल्ट्स हैं, म्यूकस है और एंजाइम्स है। तो ये जो सलाइवा है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, ठीक है, जिसे सलाइवरी अमाइलेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये बेसिकली स्टार्च पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू मोल्टोज, ठीक है। मोल्टोज क्या है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट इज़ अ डाइसेक्राइड। ये दो सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है। तो कौन सी सिंपल शुगर से बन के मिला होता है ये आप मुझे बताओगे इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, क्योंकि ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप राइस को अच्छी तरह च्यू करो ना, बॉइल्ड राइस को, तो आपको धीरे धीरे उसका टेस्ट मीठा लगने लगता है। सो दिस इज़ बिकॉज उसमें से ना वो शुगर जो है वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो गई। किसने शुरू की, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। सो बेसिकली इन आवर माउथ वी हैव सलाइवरी अमाइलेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन, एंड दिस टाइलिन लीड्स टू द डाइजेशन, इट्स इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन आवर माउथ एंड कन्वर्ट दिस स्टार्च इनटू मोल्टोज, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा के फंक्शंस की बात करें तो जो सलाइवा है, एक तो ये क्या करता है, ये हमारे, अब देखो अगर मैं अभी कुछ खा नहीं रही हूँ या फिर मैं किसी अपने फेवरेट खाने के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ, तो भी मेरे माउथ में ना कुछ वाटरी सब्सटेंस है जो सिक्रीट हो रहा है। तो होता क्या है कि ये मेरी माउथ की इनर कैविटी को या ओरल कैविटी को मॉइस्ट करके और लुब्रिकेट करके रखता है। बेसिकली मेरे माउथ को ना ड्राई नहीं होने देता है, ना मेरे माउथ को ना मेरी टंग को, ठीक है। दूसरा, ये फूड को भी प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपर खाने को च्यू करोगे, सलाइवा के साथ मिक्स करोगे, तो ये हमारे जो खाना है ना उसको प्रॉपरली मिक्स करता है सलाइवा के साथ, मतलब सलाइवा प्रॉपरली खाने में मिक्स होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू कर देता है, राइट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ इसी पॉइंट पे, ये कि जो सलाइवा हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, हमारे माउथ में सिक्रीट होता है, क्या आपको पता है कितना होता है, एक दिन में कितना होता है? एक दिन में अराउंड 1000 to 1500 ml सलाइवा सिक्रीट होता है। क्या आप जानते हो ये कितना होता है? इट इज़ अराउंड 5 to 7 bottles of soft drinks that यू मे ड्रिंक इन अ डे, ठीक है। इतना ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होता है। तो सोचो अगर आप खाने को अच्छे से च्यू करोगे ना, तो यहीं से आपकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर ही देगी और उससे क्या नहीं होगा, उससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। और फंक्शंस देखते हैं सलाइवा के। तो जो सलाइवा है वो एक तरह से सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, उसमें खाना जो है वो पूरा मिक्स हो जाता है और अब फाइनली ये क्या बना देता है, ये एक बोलस बना देता है, ये एक ऐसा गोला सा बना देता है फूड पार्टिकल्स का, जिसको हम फाइनली स्वॉलो करते हैं और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ भेज देते हैं। देन इट डाइजेस्ट स्टार्च, हमने पढ़ लिया कैसे किया। देन इट क्लीन्स आवर माउथ एंड इट डिस्ट्रॉयज जर्म्स। अब देखो सलाइवा है ना, इसका पीएच है 6.8, तो ये हमारे माउथ को क्लीन रखने में और हमारे माउथ में अगर कोई जर्म्स आ जाते हैं, इवन हमारे दांतों पे कोई जर्म्स आ जाते हैं, तो ये उनको मार के ख़त्म कर देता है और हमारे दांतों को, हमारे गम्स को, हमारे माउथ को एकदम क्लीन रखता है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो एड्स इन द वाटर बैलेंस। अब कई बार क्या होता है ना कि हमें एकदम ड्राइनेस होने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है ना, उसमें वाटर कंटेंट कम हो गया है। इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हो, इसका मतलब आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो जब आपका माउथ ड्राई होता है तो आप ज़्यादा पानी पीते हो, जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तो उससे वो मतलब ये एक इंडिकेशन है दैट सलाइवा हैज़ लेस वाटर, सो माउथ बिकम्स ड्राई। नाउ ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर सो एज टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड,
राइट। सो आई होप क्लियर है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है ना क्लियर हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com. Let us now talk about swallowing and peristalsis. तो swallowing and peristalsis क्या होता है? तो अब आपने एक बार खाना माउथ में अच्छे से च्यू कर लिया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, अब उसका बोलस बन गया। अब ये जो एक गोला सा है बेसिकली, ये जो बोलस है, नाउ दिस नीड्स टू बी पास टू द अनदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ताकि आगे फर्दर डाइजेशन हो पाए। तो उस टाइम क्या होता है, देखो ये है हमारा बकल कैविटी, तो बेसिकली हमारा खाना कहीं पर यहाँ पर है, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज आवर टंग। अब क्या होगा, कोशिश करो ऐसा एज्यूम करो कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है। नाउ इफ यू ट्राई टू स्वॉलो दिस फूड, तो आप क्या कर रहे हो, जस्ट फील इट, ठीक है। तो जैसे मेरे माउथ में सिर्फ सलाइवा था, तो मैंने क्या किया, आई ट्राई टू स्वॉलो इट, तो बेसिकली मैंने अपनी टंग को अपने माउथ के रूफ के साथ टच किया, ठीक है। अब बेसिकली इनिशियली क्या होता है ना कि ये मेरा नेजल पैसेज है, ठीक है, ये वाला जो पैसेज है ना, दिस इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर, राइट। तो अब खाना जो है ना वो सिर्फ इस पार्ट में जाना चाहिए, ईसोफेगस में, इस विंड पाइप में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मतलब ट्रैकिया में फूड बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ईसोफेगस में जाना चाहिए। तो क्या होगा, तो जब मैं स्वॉलो करूँगी उस टाइम पर, अभी तो एयर ये पूरा पैसेज ऐसे खुला हुआ है, अब जब मैं स्वॉलो कर रही हूँ मेरी टंग ऊपर हार्ड पैलेट को टच कर रही है, और इस टाइम पर क्या होता है कि ये जो लायरिंग्स है ना ये थोड़ा सा रेज्ड हो जाता है, और यहाँ पर ग्लॉटिस आकर ये जो पोर्शन था जो एयर का, जो ट्रैकिया विंड पाइप का पोर्शन था, उसको कर देता है क्लोज, ठीक है। तो ये वाला जो ओपनिंग था वो हो गई क्लोज, और फूड का जो बोलस था, ठीक है, जो फूड का मास था, इट वेंट इनटू द esophagus. So this is how the food goes from mouth into the esophagus, and this is how the closing of this passage, the mouth of the windpipe happens. समझ आ गया? So try to do it again. You try to just swallow something, ठीक है। So when you swallow, you touch your tongue to the hard palate above, ठीक है, अपर जॉ में जो हार्ड पैलेट है, जब आप उसको, जब ऊपर टंग को टच करते हो तो जितना भी खाना आपके मुंह में है वो आगे की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। और इसी बीच में आपका जो लायरिंग्स है वो भी रेज्ड होता है, और वो यहाँ पर इस पैसेज को, ग्लॉटिस जो है वो बेसिकली जो एयर पैसेज है उसको ब्लॉक कर देता है, और खाना ईसोफेगस में चला जाता है। एंड थ्रू आउट आवर एलिमेंट्री कैनाल वी विल ऑब्जर्व वन मूवमेंट, एंड दैट इज पेरिस्टालिसिस। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो खाना आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर रिलैक्स होगी, ठीक है, यहाँ पर रिलैक्स है तो यहाँ पर खाना है। अब फाइनली ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा और आगे वाला पोर्शन रिलैक्स हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इट कीप्स ऑन गोइंग थ्रू आउट आवर एलिमेंट्री कैनाल, एंड दिस इज द ओनली वे हाउ आवर फूड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू द अनदर पार्ट, ठीक है। तो ये तो हमने एक जनरल देखा है ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल। तो अब खाना माउथ में था, तो अब हमारा खाना पहुंच गया है ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं है, तो इसका जस्ट एक फंक्शन है, ये माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट कर रही है, और यहाँ पर वेव ऑफ पेरिस्टालिसिस होती है, वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जिसके थ्रू खाना मूव करता है इन द ईसोफेगस। और थ्रू आउट दिस प्रोसेस ना खाने को थोड़ा स्लाइमी, थोड़ा स्लिपरी बनाने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है थ्रू आउट आवर गट, ठीक है, जो खाने को एक जगह से दूसरी जगह पर पुश करने में ईजी होता है बेसिकली। सो नाउ द नेक्स्ट इज स्टमक। सो दिस पोर्शन, दिस लार्ज इलास्टिक पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज बिलो द डायफ्राम इज स्टमक, और स्टमक जो है वो 2 से 3 लीटर फूड को एक टाइम पर होल्ड कर सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन लीटर्स बिकॉज नाउ द फूड इज बेसिकली द सेमी सॉलिड फूड, ठीक है। सो इट हैज़ हाईली मस्कुलर वॉल्स, और ये मस्कुलर वॉल्स खाने को ना अच्छे से चर्न कर देती हैं, तो पेट में ना खाना अच्छे से
चर्न हो जाता है, मतलब एकदम ऐसे बिल्कुल ऐसे सेमी सॉलिड बन जाता है। और यहाँ पर जो स्टमक की वॉल है, सो स्टमक की वॉल सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। तो खाना मिक्स हो गया है हमारा गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो हमारा स्टमक है ना, इसकी 2 ओपनिंग्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये वाला पार्ट जो है ये ईसोफेगस से कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो जो ईसोफेगस से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक तरह से एक गेट होता है या ओपनिंग एंड क्लोजिंग गेट होता है, जिसे हम बुलाते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, इसे हम बुलाते हैं पायरोलस, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंगल स्प्लिंटर मसल्स का बना हुआ। तो इन दोनों का काम क्या है? कार्डियक स्प्लिंटर का काम है कि एक बार ईसोफेगस से खाना पहुंच गया स्टमक में, अब ये जो गेट है ना ये बंद हो जाएगा और खाना वापस से ईसोफेगस के थ्रू माउथ में नहीं जाएगा। मतलब हमने वो जैसे जो केटल्स होती हैं उनमें होता है ना कि खाना पहले एक बार सारा खा लो, अब खाना वापस आएगा कट और अब उसको च्यू किया जाएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्डियक स्प्लिंटर उसको कंप्लीटली कवर कर देता है। और दूसरी तरफ जब तक खाना प्रॉपरली चर्न नहीं हो जाता है हमारे स्टमक में, तब तक ये जो पायरोलस है, ठीक है, ये जो पायरोलस एक गेट कीपर है ना, ये नहीं ओपन होता है और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि हमें माउथ में ही अच्छे से च्यू कर लेना चाहिए ताकि हमारे पेट को ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ताकि खाना जो है ना वो ऐसे ही माउथ में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए। अब जब खाना हमारे स्टमक में होता है तो वहाँ पर स्टमक की इनर लाइनिंग सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में होता है, मतलब ये एक ऐसा जूस है जो कि कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा, इट इज़ हाईली एसिडिक, ठीक है। कैसा है? बहुत ज़्यादा एसिडिक है और हमारे पेट में खाना अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे के लिए रहता है और यहाँ पर खाना अच्छे से जो बोलस बन के आया था ना, अब वो और ज़्यादा डाइजेस्ट होके और छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा और उसे हम बुलाएंगे काइम, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या है? गैस्ट्रिक जूस में पानी है, गैस्ट्रिक जूस में कुछ सॉल्ट्स हैं और गैस्ट्रिक जूस में है HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इस पूरे जूस को एसिडिक बनाता है, और इसमें है पेप्सिन, ठीक है। तो पहले HCl की बात करते हैं। तो HCl जो होता है, HCl का पहला काम है पूरे मीडियम को क्या कर देना? एसिडिक बना देना, ठीक है। और दूसरा इसका काम है कि जो भी फूड के साथ जर्म्स आए हैं उन जर्म्स को किल कर देना, ठीक है। तो मतलब HCl बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टमक में खाने में के साथ आए हुए जर्म्स को मारने में। वहीं पर ये जो एसिडिक कंडीशंस हैं ये हेल्प करती हैं हमारे एंजाइम पेप्सिनोजन को। कौन सा एंजाइम होता है ये? पेप्सिनोजन, ठीक है। तो पेप्सिनोजन, जहाँ पर भी वर्ड किसी भी एंजाइम के आगे जन वर्ड लगा हो, सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज इनएक्टिव, ठीक है। अब क्योंकि ये एंजाइम इनएक्टिव है तो ये तो एक्ट करेगा नहीं, ये खाने को डाइजेस्ट करेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले HCl एसिडिक कंडीशंस क्रिएट करता है जिसमें ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है इनटू पेप्सिन, और एक्टिव होने के बाद ये स्टार्ट करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन को। सो दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इनिशिएट हो चुकी है क्या? प्रोटीन्स की डाइजेशन। माउथ में किसकी डाइजेशन इनिशिएट हुई थी? माउथ में इनिशिएट हुई थी स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। स्टमक में इनिशिएट होती है प्रोटीन्स की डाइजेशन। एंड रिमेंबर, आई एम सेइंग इनिशिएट होती है, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट होती है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। अब हमने देखा कि यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू हो गई, तो बेसिकली जो प्रोटीन्स है ना वो कन्वर्ट हो गए इनटू पेप्टाइड्स। तो यहाँ पर अबाउट 20% डाइजेशन ही हो पाती है प्रोटीन्स की, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ना एक और एंजाइम होता है जो सिर्फ बेबीज में मिलता है, दैट इज प्रोरेनिन,
ठीक है, रेनिन एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, कौन सा एंजाइम मैंने बोला प्रोरेनिन। ये सिर्फ बेबीज़ में होता है, एडल्ट्स में नहीं होता है। तो ये एक मिल्क प्रोटीन है केसिन। अब बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं तो उनमें ये प्रोटीन होता है केसिन, ठीक है। तो ये जो केसिन है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन चाहिए। तो HCl जो है वो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है और रेनिन इस केसिन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है विच आर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेप्टाइड्स में ये इसको कन्वर्ट कर देगा। बात क्लियर हो गई। अब एक बार खाना यहाँ पर हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक में एक लाइनिंग होती है, जैसे जो स्टमक की वॉल है ना उसके ऊपर एक लाइनिंग होती है विच इज़ म्यूकस लाइनिंग। ये जो म्यूकस लाइनिंग है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब HCl आता है और वो कंडीशंस को एसिडिक बना देता है तो उस केस में हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है कुछ एक प्रोटेक्शन फैक्टर, एंड दैट इज म्यूकस। तो म्यूकस हमारी स्टमक की वॉल्स को इन एसिडिक कंडीशन से डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट करता है। एम आई क्लियर टू यू? तो क्या क्या है हमारे पास? मेनली HCl है, पेप्सिनोजन है और म्यूकस है, ठीक है। तो HCl क्या कर रहा है? दो फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एसिडिक मीडियम बनाना ताकि एंजाइम्स एक्टिवेट हो पाएं, और दूसरा HCl का काम है जितने भी जर्म्स खाने के साथ आए हैं उन सभी के सभी को मारना, ठीक है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स की डाइजेशन को इनिशिएट करना, और 20% ऑफ प्रोटीन्स दे गेट proteins get converted into peptides, so basically only 20% of the digestion of proteins happens in stomach, ठीक है। साथ ही साथ म्यूकस का काम है स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम HCl, ताकि HCl उन वॉल्स को, ये एसिडिक कंडीशंस उन वॉल्स को डिग्रेड ना कर दें, राइट। सो एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़े, कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जैसे ही स्टमक खत्म होता है तो यहाँ पर एक ओपनिंग आती है जिसका नाम क्या है? पायरोलस, राइट। और पायरोलस से यहाँ पर शुरू होता है एक नया पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड इट इज DJI, राइट। सो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ अबाउट 7 meters long and it is 2.5 meter wide, ठीक है। अब ये ना है काफ़ी लंबा, लेकिन अगर आप इस एरिया में ये जो पर्पल वाला पोर्शन है अगर आप इसको देखो ना तो ये ऐसा लग रहा है कि ये 7 मीटर कैसे हो सकता है, बट ये एक्चुअली 7 मीटर होता है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड और फोल्डेड फॉर्म में हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये बहुत कम स्पेस कवर कर रहा है, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बुलाते हैं, ठीक है। नाउ द ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम। अब अगर आप ड्यूडेनम की बात करो ना तो ड्यूडेनम जो है ये फर्स्ट पार्ट है, खाना स्टमक से आएगा और ड्यूडेनम में चला जाएगा, ठीक है। ड्यूडेनम अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काफ़ी शॉर्ट है, उसके बाद ड्यूडेनम में खाना जाने के बाद ये चला जाएगा जेजुनम में, ठीक है। जेजुनम का एक्चुअल मीनिंग होता है एम्प्टी, क्योंकि जब भी एक डेड इंसान का जेजुनम देखा गया तो वो ऑलमोस्ट एम्प्टी ही होता था, तो इसको इसी वर्ड से लिया गया है, दैट इज एम्प्टी। एंड फाइनली वी हैव द इलियम। सो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो इस छोटे से एरिया में कन्फाइंड होते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इसमें बहुत ही छोटे छोटे, बाहर वाली साइड पे नहीं, बट अगर मैं बोलूं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका जो अंदर वाला पोर्शन है ना उसमें बहुत ही छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसा कि एक ये शो किया हुआ है, इसे हम बुलाते हैं विलाय। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस का जो एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, और इन्हीं में होते हैं कुछ स्मॉल पोर्स जो इंटेस्टाइन का जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है ना अब जहां पर खाना फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा और एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, मतलब ये लास्ट पार्ट है डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर एक हमारे और थोड़े से एंजाइम आएंगे जिसमें से एक है इंटेस्टाइनल जूस विच इज poured through these small holes in villi and they are secreted by the glandular cells which are present in the small intestine, ठीक है। तो अब जितना
आउटर सरफेस होता है ना हमारे एक इंटेस्टाइन का, उस सरफेस को 8 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देता है हमारे विलाय। ठीक है, तो जब ये अंदर इतनी सारी कॉइलिंग हो जाती है तो यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट होता है, और ये जो पूरी लेयर है अगर आप देखो तो यहाँ पर सिंगल सेल की लेयर बनी हुई है, मतलब सिंगल सेल्स ही हैं एक पूरी लेयर में। ठीक है, सो दे आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल्स, और इनके अंदर होती हैं आर्टरीज, वेन्स, और इवन देयर आर द ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर लिम्फ वेसल्स भी देखी गई हैं जिन्हें हम लेसिटल्स बुलाते हैं। ठीक है, तो ये है लिम्फ वेसल्स। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो विलाय है ना, इनका काम क्या है? बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। तो डाइजेशन होती है थ्रू द डाइजेस्टिव जूसेस। फर्स्ट वन इज द बाइल विच इज सिक्रीटेड बाय लिवर, right? Second one is the pancreatic juice which is secreted by duodenum, and the third one is the intestinal juice which are secreted by the glandular cells of the small intestine. And finally जब यहाँ पर पूरी डाइजेशन हो जाती है तो फाइनल क्या होता है? फाइनल रीजन में होती है एब्जॉर्ब्ड, जो डाइजेस्टेड एलिमेंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होती है डाइजेशन। तो हमने देखा था कि माउथ में स्टार्ट हुई कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, फिर खाना आया स्टमक में स्टार्ट हुई पेप्सिन की प्रोटीन्स की डाइजेशन। ठीक है, अब हम आ गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले लिवर सिक्रीट करेगा क्या? बाइल। ठीक है, जिसे हम बाइल जूस भी बुलाते हैं। तो ये हमारे ड्यूडेनम में, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर आ जाएगा थ्रू द हिपैटिक डक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर एक हिपैटिक डक्ट के थ्रू लिवर से आ जाता है क्या? लिवर से सिक्रीट हो जाता है ड्यूडेनम में एक जूस विच इज कॉल्ड एज बाइल जूस, और ये टेम्परेरीली इस बैग जैसे स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर वहाँ पर स्टोर होता है। अब ये जो पूरा लिक्विड होता है ना, इसका कलर होता है क्या? येलोइश ग्रीन स्ट्रक्चर, जो कि एक वाटरी फ्लूइड है। ठीक है, तो अब इसमें ना जो भी कलर है इसका, ठीक है, दैट इज ऑल ड्यू टू द टू पिगमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन इट। द वन इज द बिलीवर्डिन एंड द अदर वन इज द बिलीरुबिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलर है इस बाइल जूस का, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट्स ऑफ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। और ये कब कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ RBCs। ठीक है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड worn out RBCs। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अब ये जो बाइल पिगमेंट है ना, इस बाइल पिगमेंट में एक कंपोनेंट होता है विच इज कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको याद है जब हमने सेशन को शुरू किया था तो हमने एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और उन एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा था कि हर एक जो हमारा एंजाइम है ना, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पे एक्ट करता है। तो क्योंकि स्टमक में जब खाना था तो वहाँ पर HCl आया था, HCl ने पूरी कंडीशन को एसिडिक बना दिया था, तो एंजाइम्स ने एक्ट किया था। लेकिन सेम एसिडिक कंडीशंस जो हैं वो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को नहीं चाहिए होती हैं फॉर देयर एक्शन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को चाहिए भाई एल्कलाइन कंडीशन। तो अब यहाँ पर बाइल जूस के साथ जो सोडियम कार्बोनेट आया है, बाइल जूस में जो सोडियम कार्बोनेट आया है, वो इन एसिडिक कंडीशंस को कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्कलाइन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केलाइन कंडीशंस होंगी, और ये जो एल्केलाइन कंडीशंस होंगी, अब इस कंडीशन में हमारे एंजाइम्स एक्ट करना शुरू करेंगे। तो इट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंटेंट ऑफ द pH। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसिड काइम आया था। ठीक है, तो माउथ से बोलस चला था और स्टमक से काइम चला था। अब ये जो एसिडिक काइम है, इसमें क्या है? NaHCO3 है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसको कन्वर्ट कर देगा एल्केलाइन काइम में। अब यहाँ पर हमारे पास होते हैं फैट्स। ठीक है, अब हमारे खाने में हमने क्या खाया है? हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ खाया है। तो ये जो फैट्स हैं, इन फैट्स के ऊपर बाइल एक्ट करता है और ये इनको तोड़ देता है इनटू स्मॉलर पीसेस, एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर पीसेस
is called as emulsification of fats. तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है emulsification of fats, राइट. सो यहाँ पर इमल्शन बन रहा है या फिर इमल्सिफाइड फैट्स बन रहे हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्योंकि एंजाइम का एक्शन शुरू हो गया है, तो बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया, फैट्स की सरफेस टेंशन को कम किया और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना शुरू कर दिया. जब एक बड़े से पोर्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया. सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब यहाँ पर एंजाइम का एक्शन भी बढ़ जाएगा. तो अब इसके बाद आता है हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस. तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है किसने सिक्रीट किया है, जल्दी से बताओ, ठीक है. बाइल जो था वो कहाँ से था, बाइल वॉज सिक्रीटेड बाय लिवर, ठीक है. पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज. किसने सिक्रीट किया है, पैनक्रियाज, ठीक है. तो अब पैनक्रियाटिक जूस जो है इसमें होता है, इसमें अलग 3 एंजाइम्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एमाइलोप्सिन, जिसे हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी बुलाते हैं. दूसरा है ट्रिप्सिन एंड द थर्ड वन इज द स्ट्रेप्सिन, ठीक है. तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिमिलर एंजाइम पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, रिकॉल करो जल्दी से. माउथ में पढ़ा था, सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा था. तो वो किस पर एक्ट कर रहा था, वो एक्ट कर रहा था स्टार्च पे. तो सेम यहाँ पर भी होगा. जो माउथ में स्टार्च की डाइजेशन शुरू हुई थी बाय सलाइवरी अमाइलेज, अब वो यहाँ पर आके कंटिन्यू होगी. यहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा और वो स्टार्च को जो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था अब उसकी फर्दर डाइजेशन को शुरू कर देगा, ठीक है. अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन जैसे एक एंजाइम पड़ा था स्टमक में, कौन सा था, पेप्सिन. किस पर एक्ट कर रहा था, प्रोटीन्स पे. तो बस यहाँ भी सेम ही होगा. अब ये जो फर्दर प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और इनकी फर्दर डाइजेशन करेगा. उसके बाद क्या है, स्ट्रेप्सिन. तो स्ट्रेप्सिन अभी एक एंजाइम था जिसने इनिशिएट किया था, बाइल जूस ने शुरू किया था काम, ठीक है. तो अब इस काम को फर्दर आगे ले जाने करना, डाइजेस्ट करना फैट्स को, वो करेगा स्ट्रेप्सिन. इट विल कन्वर्ट इट इनटू इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है. तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन. सो दिस डायग्राम विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दीज सिक्रीशंस कम इनटू द ड्यूडेनम. तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बड़ा सा ऑर्गन है जिसे हम लिवर बुलाते हैं, ठीक है. तो लिवर से सिक्रीशन आती है थ्रू दिस हिपैटिक डक्ट इनटू द गॉल ब्लैडर, ठीक है. गॉल ब्लैडर में ये जो सिक्रीशन है विच इज बाइल स्टोर होता है इन गॉल ब्लैडर फॉर सम टाइम, देन इट इज कनेक्टेड टू द सिस्टिक डक्ट एंड नाउ बोथ दीज डक्ट दे कम इनटू दिस कॉमन बाइल डक्ट एंड फाइनली एट दिस पॉइंट जहाँ पर ये ड्यूडेनम में एंटर करती हैं, तो एट द सेम पॉइंट एक तरफ से बाइल की सिक्रीशन आती है और दूसरी तरफ से सिक्रीशन आती है ऑफ पैनक्रियाज. तो बेसिकली अब जितने भी एंजाइम्स सिक्रीट होंगे वो इसी पार्ट में सिक्रीट होंगे विच इज़ द ड्यूडेनम. और जेजुनम में किसी भी तरह की कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है. एंड फाइनली जो एब्जॉर्प्शन होगी दैट विल हैपन इन इलियम, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं और उनको एक्टिवेट करना पड़ता है. तो सेम यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, तो बेसिकली वो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होता है. और जहाँ पर भी एंजाइम के नाम के आगे जन लगा हो तो समझ लो कि वो एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है. ये एक इनएक्टिव एंजाइम है. इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा एंटेरोकाइनेज एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा. अब ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स पे एक्ट करके इनको स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देगा, राइट. सो दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो लेफ्ट ओवर स्टार्च भी बचा था, उसके ऊपर किसने एक्ट किया, अमाइलोप्सिन या फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज. सो दिस इज द अनदर नेम फॉर अमाइलोप्सिन, ठीक है. ये बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा. देन एमल्सिफाइड फैट्स, मतलब वो जो ब्रेक डाउन हुआ था फैट्स का इंटेस्टाइन में ही शुरू हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके ऊपर स्ट्रेप्सिन एक्ट करेगा और वो इसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. अब फर्दर अब हमारे पास एक बचा है, हमने बाइल कर लिया, हमने पैनक्रियाटिक जूस कर लिया, अब हमारे पास आता है इंटेस्टाइनल जूस. तो इंटेस्टाइन में ना 3 तरह के सिक्रीशंस आती हैं, बाइल फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड
फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वी गेट इंटेस्टाइनल जूस। तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना, इसी से अब फर्दर पूरी डाइजेशन हो जाती है, एक प्रॉपर डाइजेशन हो जाती है हमारे फूड के कंपोनेंट्स की। द फर्स्ट वन इज पेप्टाइड्स। सो पेप्टाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो हमें डाइजेस्टेड फॉर्म चाहिए होती है, बाय एरिप्सिन और पेप्टाइडेज। द नेक्स्ट वन इज द मोल्टोज। तो मोल्टोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज बाय मोल्टेज एंजाइम। सुक्रोज को करता है सुक्रेज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो both of them are the मोनोसेक्राइड्स। रिमेंबर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ये। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है लैक्टोज। तो लैक्टोज मिल्क शुगर है, ठीक है, इसके ऊपर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और ये इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आते हैं एमल्सिफाइड फैट्स। एमल्सिफाइड फैट्स मतलब कुछ ऐसे फैट्स जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके थे, अब उनको फर्दर कंप्लीट डाइजेशन की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर एक्ट करता है एक एंजाइम जिसे हम बुलाते हैं लाइपेज। और लाइपेज इनको सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो पूरी डाइजेशन हो चुकी है, हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड बन चुके हैं, स्टार्च ग्लूकोज बन चुका है और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन चुके हैं। अब क्या बचता है? अब बचता है इस पूरे के पूरे खाने का एब्जॉर्प्शन, अपने कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे सिंपल शुगर्स हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी बाय द थिन एपिथेलियम ऑफ विलाए और वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाएंगी। दूसरा, जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स हैं वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में नहीं पहुँचेंगी, मतलब विलाए उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बट वो हमारी लिम्फ वेसल्स के थ्रू लेसिटल्स में चली जाएंगी और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाएंगी। तो मतलब जाएंगी तो विलाए के थ्रू ही, लेकिन ब्लड वेसल्स में नहीं जाकर वो लिम्फ वेसल्स में जाएंगी और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाएंगी, ठीक है। तो मतलब फैटी एसिड जो है और ग्लिसरॉल ये लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। और अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स जो हैं ये हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई आपको कि डाइजेशन जो है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो किस कंपोनेंट की कहाँ पर हुई है। तो जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं ना, हम हमेशा यही 3 कंपोनेंट्स को लेके उनकी डाइजेशन समझते हैं। तो एटलीस्ट टिल क्लास 12 यू विल बी टॉकिंग अबाउट, यू विल रिस्ट्रिक्ट टू दीज कंपोनेंट्स ओनली, ठीक है। अब ये जो पूरी डाइजेशन हमारी हुई है, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, दिस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज इलियम। तो जितनी भी एब्जॉर्प्शन है वो लास्ट पार्ट में होती है। एंड इफ वी, जब हमने बात की थी ना DJI की, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तो ड्यूडेनम वॉज अ वेरी स्मॉल पार्ट, जेजुनम वॉज अराउंड 2 meters, दिस वॉज अराउंड 1 meter, दिस वॉज अराउंड 2 meters एंड इलियम वॉज अराउंड 4 meters इन लेंथ। तो ये जो 4 मीटर लेंथ है, इस पूरी लेंथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। Clear? So before we wrap up this session, let me ask you a question, and the question is, mention 2 ways in which the ileum of mammals is adapted for the absorption of digested food. तो पहली चीज कि इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है, it is very long, ठीक है। सो इट इज अराउंड 4 meters इन लेंथ, और इस लंबी सी लेंथ में ना बहुत सारे विलाए हैं जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर? तो बात समझ आ गई है सबको कि इलियम वो पार्ट है जहां पर फाइनली एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। ड्यूडेनम में बाइल जूस आएगा, डाइजेशन होगी, फिर जेजुनम में भी ये सारी डाइजेशन का ही प्रोसेस चलेगा, एंड फाइनली द एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन द ileum, the last part of the small intestine. Now let us start with the large intestine. तो large intestine मतलब वो पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर है। तो ये पर्पल वाली हमने डिस्कस की थी, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाहर ये जो आपको लार्ज वाला पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 parts. So the parts are CCR, so cecum,
कोलन एंड रेक्टम। तो ये देखो, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से मीट कर रही है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीकम, जहां पर एक ब्लाइंड सा स्मॉल सा पाउच होता है। सो इट इज अ पॉइंट वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ज्वाइन करती है, जंक्शन होता है। उसके बाद हम फर्दर आगे जाते हैं। सो अगर हम ना टोटल लेंथ की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, सो इट इज़ अराउंड 1.5 मीटर, जिसमें से अराउंड 1 मीटर से भी ज़्यादा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोलन होता है। सो दिस कोलम इज क्वाइट ब्रॉड देन इलियम एंड इट इज मोर देन अ मीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर पहुँचते हैं विच इज़ द रेक्टम। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है, सो दिस इज कोलन एंड नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम बुलाते हैं रेक्टम, राइट। और ये जो ब्लाइंड सा पोर्शन होता है ना, इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बुलाते हैं। ठीक है, तो अब ये ह्यूमन बींग्स में ना एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले इसका डाइजेशन में रोल होता था, लेकिन अब इस पार्ट का हमारी बॉडी में खाने की डाइजेशन के लिए कोई रोल नहीं है। सो दैट इज वाई दिस इज अ नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड दीज नॉन फंक्शनल पार्ट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब रेक्टम ये है एंड रेक्टम ओपन्स इनटू एनस। सो ये जो रेक्टम है ना, दिस इज जस्ट 15 मीटर्स लॉन्ग एंड इट ओपन्स इनटू एनस। तो यहाँ पर कुछ सर्कुलर स्प्लिंटर मसल्स होती हैं जो रेक्टम को क्लोज्ड रखती हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर एलिमेंट्री कैनाल, तब ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्स होती हैं और जो फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है फूड का, वो बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखो कोई डाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होते हैं। डाइजेशन पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई एंजाइम्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, किसी और न्यूट्रिएंट की नहीं होती है, सिर्फ वाटर की। और जो फीसेस हैं उनको सेमी सॉलिड बनाया जाता है ताकि वो रेक्टम से थोड़ा ईजिली पास हो जाए। एंड फाइनली it is also responsible for defecation, that is the removal of waste or the removal of feces from our body। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत ही लिटिल डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, मेजरली यहाँ पर सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होता है। और इस पार्ट में फीसेस में अराउंड 75% पानी होता है और बाकी जो थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फैट है, रफेज है, प्रोटीन्स हैं, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में होता है। एंड you know that these feces have a very bad odor. Why? Because these feces contain bacteria and due to the action of bacteria the feces they smell bad। ठीक है, तो उनकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। Today's session, I hope you enjoyed the session, I hope you liked the session, and now the remaining parts we will discuss in our next session. Till then you all take care, and if you have any doubts please ask it on Ask Question section of learnerhub.com.